भावपूर्ण श्रद्धांजलि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को अर्पित करते हुए अपनी बात, मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूं जो मुझे उनके कार्यकाल में पार्टी में काम करने का मौका मिला। मुझे प्रधानमंत्री थे, मैं पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी था और बहुत लगातार पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक, कभी उनके घर पे, कभी पार्टी कार्यालय पर, कभी देश के किसी हिस्से में, ऐसी छोटी बड़ी अनेक बैठकों में उनको नज़दीक से देखने का, सुनने का, बात करने का अवसर मिला। मैंने अपने जीवन में सर्वाधिक, जिसको एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है आजकल बहुत, जितने भी बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं, महान लोगों के लिए कहा जाता है प्रोएक्टिव, कि संसार के सब लोग प्रोएक्टिव हुए हैं, जो बड़े लोग हुए हैं, महान लोग हुए हैं। सामान्य लोग रिएक्टिव होते हैं। पूर्ण परफेक्शन के साथ उनको प्रोएक्टिव देखा मैंने, पूर्णता के साथ। उनके बारे में कोई ये नहीं कह सकता था उन्होंने क्या कहा। बड़े से बड़ा व्यक्ति आके यही कहता था कि उन्होंने बड़े ध्यान से सुन लिया। और ये प्रोएक्टिव होने के लिए सबसे बड़ी बात होती है। तो ऐसी महान शख्सियत एक अच्छी पारी खेलकर, और उनकी कविताओं ने भी, जहाँ उनकी उपस्थिति ने, उनके नेतृत्व ने अनेक मौक़ों पर बड़ी प्रेरणाएं दी। ऐसे उनकी कविताएं भी सदैव प्रेरित करती हैं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। आज भी हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रेरणादायी पंक्ति है, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। एक सपना टूटे तो दूजा गढ़े है, एक सपने के मर जाने से जीवन नहीं मरा करते हैं। इसी भाव को उन्होंने अभिव्यक्त किया। उनकी सर्वस्वीकार्यता थी, अजात शत्रु भी उनको कहा गया। और लगातार उनके निर्णय, उनके वन लाइनर, गजब के वन लाइनर होते थे। एक बार जब प्रधानमंत्री से निर्वृत्त हो गए थे तो एक पुस्तक उन पर कलेक्शन की थी विनय सहस्त्रबुद्धे जी ने, कि राजनीति के उस पार, और उसके लोकार्पण के लिए उनको बुलाया। उन्होंने कहा कि राजनीति के उस पार हो चाहे इस पार हो, मझधार में नहीं होना चाहिए। उसमें सारे वो भाषण थे जो राजनीति पर नहीं थे। कुछ बड़े मौके, जब किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया और इंटरेस्ट रेट 18 से 9% किया, उनके घर पे कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री निवास पर मुझे मंच संचालन का मौका मिला था। उस कार्यक्रम में किसान क्रेडिट कार्ड एक बड़ी शुरुआत थी। शहीदों का भी सम्मान, जो कारगिल के बाद, उससे पहले अपनी जन्मभूमि पर वापस नहीं पहुंच पाते थे, वो भी उनके समय की बड़ी शुरुआत थी। तो उनके ऐसे पुण्य स्मृति के साथ इन दिनों में हमने तिरंगा यात्राएं की हैं।
मेवात को छोड़कर 87 विधानसभाओं में तिरंगा यात्रा संपन्न हुई है। हमने इस बार तिरंगा यात्राओं का दायित्व तो सभी मोर्चों को दिया था। इन तिरंगा यात्राओं में 7 से लेकर 15 अगस्त के बीच में सबको करनी थी। 1.25 लाख युवा, महिला, किसान, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, क्योंकि अलग अलग को दायित्व सौंपा गया था। हर जिले में एक यात्रा युवा मोर्चा को थी, 20 जिलों में किसान मोर्चा को थी, 17 युवा, महिला और पिछड़ा वर्ग को थी। ऐसे कुछ यात्राएं प्रकोष्ठों को भी दी थी, 2-3 यात्राएं। तो एक अच्छी यात्राएं देशभक्ति के भाव से परिपूर्ण संपन्न हुई। और उसमें एक बहुत गजब की बात इस समय में हुई कि केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान किया, मेरा देश मेरी माटी। जितने भी शहीद परिवार हैं, शहीद हैं जिन परिवारों में, उन शहीदों की समाधि से, जहाँ समाधि नहीं है तो उनके परिजनों से पवित्र माटी का एक कलश अपने गांव से लेकर आएंगे। तो ऐसी पवित्र माटी इकट्ठी की गई है। अभी ब्लॉक अनुसार एक बड़ा कलश उसका बनेगा और बाद में अगस्त के अंतिम सप्ताह में ऐसी सूचना है कि एक कार्यक्रम दिल्ली में होगा जिसमें 7,500 कलश लेकर प्रतिनिधि पहुंचेंगे। हम भी अपने 311 मंडलों से कलश लेकर पहुंचेंगे और एक अमृत महोत्सव की स्मृति में ऐसे सब शहीदों की याद में एक अमृत वाटिका बनेगी। शायद 2-3 दिन के कार्यक्रम उसके चलेंगे। अभी पूरा स्वरूप आया नहीं है, जो जानकारी आई है उतनी मैं साझा कर रहा हूँ। इसी के साथ हर गांव तक 75 पेड़ भी पहुँचाने का काम किया है। जहाँ पंचायती दे, शामला दे की ज़मीन है, पंचायत की ज़मीन है, गौचारण की है, वहाँ एक स्थान पर 75 पेड़। जहाँ ऐसा नहीं है तो गांव के जोड़ हैं, वहाँ कुछ कुछ मात्रा में जैसी जगह उपलब्ध होगी बांटकर 75 पेड़ भी लगाए जा रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूँ, उनको इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि हरियाणा से हमने एक कंसेप्ट शुरू किया था 17-18 में, ग्राम गौरव पट्ट। साढ़े 3,000 गाँव में उस समय ग्राम गौरव पट्ट लगे थे। उन्होंने अब उसको पूरे देश में शिला पट्ट, शिला फलकम के नाम से सभी शहीदों के नाम लिखते हुए जो उस गांव के हैं, ऐसे विद्यालयों में या ऐसे सार्वजनिक जगह पर वो इस समय में लगाए हैं। तो हरियाणा की इस पहल को उन्होंने पूरे भारत में इस समय दोहराया। ये हमारे लिए बड़े गौरव के पल हैं और सभी शहीदों का सम्मान है। ये तो समय के साथ पब्लिक डोमेन में बहुत सारे शहीदों के नाम छुप जाते हैं, स्मृतियों में नहीं रहते, लेकिन अपने अपने गांव में उन वीरों के नाम इस प्रकार से अब संपूर्ण देश में रहेंगे तो उनकी गौरव गाथा वो हम सब कम से कम अपने गांव वासियों के हृदय में अंकित रहेगी। इसी समय विभाजन विभीषिका के कार्यक्रम भी हमने हर जिले में किए हैं। सरकारी कार्यक्रम भी फतेहाबाद में माननीय मुख्यमंत्री जी की
उपस्थिति में, के सानिध्य में हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने भी हर जिले में मैं इसके लिए एक बात कहना चाहूँगा। मैं 2 बार इजराइल गया हूँ और इजराइल में एक म्यूजियम है जिसको होलोकास्ट म्यूजियम कहते हैं। उनकी हिब्रू भाषा में उसका नाम है याद वसम। दोनों बार उस म्यूजियम में गया, फिर कभी गया तो फिर जाऊंगा। जब मैं पहली बार गया 2010 में तो थोड़ा अजीब लग रहा था कि वो ज़मीन के नीचे बनाया हुआ था। तो मैंने पूछा, थोड़ा हम नीचे उतरे तो कि भाई ये कुछ नीचे बनाया हुआ है। तो जो गाइड ने कहा कि ये हमारे बुरे दिन थे और हम अपनी पीढ़ियों को बता के रखना चाहते हैं कि हमारे बुरे दिन थे। कोई समाज अगर इस बात को भूल जाता है, कोई कौम इस बात को भूल जाती है अपने बुरे दिनों को, तो बुरे दिन फिर से आ जाते हैं। हम अपनी पीढ़ियों को ये बुरे दिन भूलने नहीं देंगे। हम दुनिया में 1 करोड़ यहूदी थे, 60 लाख मार दिए गए थे सेकेंड वर्ल्ड वार के समय, 40 लाख बचे थे। हमने फिर से अपना देश 48 में बनाया और अब एक मजबूत कौम के रूप में हम खड़े हैं। हम बहुत अच्छे व्यापारी थे लेकिन लड़ाके नहीं थे। हमने अपने में पैदा किया लड़ना। लगभग 1 किलोमीटर का गलियारा है, अलग अलग होल हैं साथ लगते हुए। दुनिया में जहाँ भी जिसकी कोई याद मिली वो ले आए। किसी का चश्मा ले आए, किसी की कुर्सी ले आए, किसी का कुर्ता ले आए। होलोकास्ट की जो ट्रेन लेके जाती थी जिस पर से, उसकी पटड़ी उखाड़ लाए, डब्बे ले आए। छोटी छोटी वीडियोज हैं हर हॉल में। बहुत करुणा की यात्रा है उसमें से निकलना, दर्द की यात्रा है। बहुत पीड़ा में से गुजरता है व्यक्ति उसको देखते हुए, क्योंकि जुल्म ही जुल्म है। आखिरी कमरे में जब आए तो एक गोल इमारत है, खुला आकाश है, नीचे जल है, बीच में से खड़े होने की व्यवस्था है। चारों तरफ अलमीरा में पुस्तकें लगी हुई हैं, लाल कपड़े में लिपटी हुई। उनमें उन सब लोगों के नाम हैं जो मारे गए हैं। जो गाइड थी वो जो बता रही थी कि मैं जब यहाँ खड़ी हूँ तो मैं अपने समस्त पूर्वजों के साथ खड़ी हूँ। मैं जब यहाँ खड़ी हूँ तो समस्त इजराइल के साथ खड़ी हूँ। वो जेस्चर मैं ज़िंदगी में शायद कभी भूल नहीं पाऊँगा, जिस शब्दों के साथ, जिस ऊर्जा के साथ उस नवयुवती ने कहा था। मुझे लगा कि यहाँ इजराइल बनता है। तो विभाजन की विभीषिका यही याद करने का वक्त है। गांधी जी ने कहा था विभाजन मेरी लाश पर होगा। लोग गांधी जी का भरोसा करते थे, लेकिन उन्हीं की पार्टी ने विभाजन स्वीकार कर लिया। 10 लाख लोग मारे गए, लाखों बहनों के साथ ज्यादतियां हुई, 8 करोड़ आबादी इधर से उधर हुई है, 12 करोड़ लोग प्रभावित हुए। सिरिल रेडक्लिफ नाम के वकील थे जिनको ये काम दिया था कि वो विभाजन की लाइन खींचे। कुछ सप्ताह का समय दिया गया था। वो पहले भारत कभी नहीं आए थे, उनके पास लेटेस्ट नक्शे नहीं थे, आबादी की जानकारी नहीं थी। उन्होंने एक हवाई सर्वे किया बंगाल का और पंजाब का और नक्शे पर से लाइन खींच दी। फिरोजपुर की लाइन की स्टेशन की एक पटड़ी पाकिस्तान में और एक भारत में आ गई थी। इस पर 2013 में एक इंग्लैंड में नाटक भी खेला गया, द ड्राइंग लाइन। बाद में पता चला तो बोला एक तरफ कर दो। हुसैन वाला भी पाकिस्तान में चला गया था, बाद में 12 गांव दे के बदले में लिया। भगत सिंह का गांव भी पाकिस्तान में चला गया, बंगा। करतारपुर साहिब भी पाकिस्तान में चला गया। भगत सिंह के एक चाचा सरदार स्वर्ण सिंह जेल में मर गए थे। भगत सिंह के चाचा अरजीत सिंह को देश निकाला दिया गया था। 39 साल देश से बाहर थे। इतने योग्य व्यक्ति थे। उस समय के राजनीतिज्ञ लोग कहते थे कि ये भारत के पहले राष्ट्रपति हो सकते हैं सरदार अजीत सिंह। पगड़ी संभाल जट्टा जैसा आंदोलन करने वाले व्यक्ति वो थे।
14 अगस्त को वो डलहौजी में थे रात को। देश में ये लाइन 17 अगस्त को बंटवारे की मिली, लेकिन 13, 14, 15 में सब समाचार आ रहे थे कौन कहाँ जा रहा है। जब उनको पता चला कि मेरा गांव पाकिस्तान में जा रहा है, 15 अगस्त 1947 को सुबह सरदार अजीत सिंह ने प्राण त्याग दिए इस दुख में कि जिस आज़ादी की लड़ाई के लिए मेरी 3 पीढ़ियाँ लड़ी थी, क्या मैं आज आज़ाद हूँ? क्या मेरा गांव आज़ाद है या मैं एक नई गुलामी में जा रहा हूँ? पंचपोल में उनका संस्कार किया गया। कभी जाओ तो उस वीर को नमन करके आना, वहाँ उनकी समाधि है। लोग कहते हैं कि भारत को आज़ादी विभाजन की कीमत पर मिली, और विभाजन की कीमत मैंने बताई कितनी बड़ी चुकाई है। सिरिल रेडक्लिफ से जब वहाँ के पत्रकारों ने पूछा, उनको सम्मान दिया गया था वहाँ बेटे में इस काम के लिए कि आप कभी भारत पाकिस्तान वापस जाएंगे? उन्होंने कहा कभी नहीं जाऊंगा। बंगाल और पंजाब के 8 करोड़ लोग मुझे दरख्वास्त लेके ढूंढ रहे हैं, मैं उनको फेस नहीं कर सकता। मैं बहुत ऐसा काम करके आया हूँ। एक बार कुलदीप नैयर उनके घर पे मिले पत्रकार, उनसे पूछा उन्होंने कि आपने विभाजन कैसे किया। उसमें से एक बात उल्लेखित होकर आई है कि लाहौर आपने वहाँ दे दिया, आबादी तो हिंदू ज़्यादा थी। उन्होंने कहा पाकिस्तान को कोई बड़ा शहर नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने लाहौर उधर दे दिया। इसलिए विभाजन की विभीषिका हर वर्ष अब हम मना रहे हैं कि अपनी कौम उस दर्द को भूल नहीं जाए, उस पीड़ा को। इसी समय हमारे पन्ना प्रमुख सम्मेलन चले हुए हैं। छप्पन पन्ना प्रमुख सम्मेलन हमारे हो गए हैं, 56। 65% पन्ना प्रमुख हमारे पार्टी के पोर्टल पर चढ़ गए हैं। 1,60,000 लोग इन पन्ना प्रमुख सम्मेलनों में उपस्थित हो चुके हैं। पिछले रविवार को 6 थे, अभी आने वाले रविवार को भी 3 हैं। हम अगस्त तक पूरा करने वाले थे, लेकिन अभी सितंबर में हमको जाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ बीच में चीज़ें ऐसी आई जो हमारे हाथ में नहीं थी। सरकार के 9 साल के कार्यक्रम आए तो थोड़ा हमको आगे बढ़ना पड़ा। अभी कुछ आज़ादी के इस पर्व के कार्यक्रम आए तो थोड़ा आगे बढ़ना पड़ा। अभी एक नया कार्यक्रम आ गया है जिसमें हमारे विधायक अल्पकालीन विस्तारक होकर जा रहे हैं। विधायक जा रहे हैं 1 सप्ताह के लिए विस्तारक। हरियाणा के 25 विधायकों की ड्यूटी लगी है, राजस्थान जाएंगे। 18 तारीख से जा रहे हैं। तो कुछ स्थानों के पन्ना प्रमुख हमको फिर थोड़ा आगे सरकाने पड़ेंगे, उनकी अनुपस्थिति में नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश ने भी एक आगामी कार्यक्रम अल्पकालीन विस्तारक का रखा है। 7 दिन का समय दे के आएंगे एक विधानसभा के लिए। 18 से जा रहे हैं। राजस्थान में इसी साल चुनाव है, उसके मद्देनजर भेजा जाएगा सर? हाँ, निश्चित रूप से 25 विधायकों की ड्यूटी लगी है, बाकी राज्यों की भी लगी है। एक विधानसभा में 1 सप्ताह का समय लगाएंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी जाएंगे? कुछ दूसरे राज्यों के लोग जाएंगे। हमारे जो में राजस्थान आया है। नहीं, सामान्यतः अभी मेरी जानकारी है कि एक विधानसभा एक को देखने के लिए मिलेगी, सप्ताह भर का समय। हमने भी पार्टी में यहाँ एक अल्पकालीन विस्तारक योजना बनाई है। लक्ष्य लेके चले हैं कि हम 4000 विस्तारक निकालें 1 सप्ताह के लिए। लक्ष्य बड़ा है, अचीवमेंट कितना होगा जब अचीव होगा तब बताऊंगा। सितंबर 1st वीक से 2nd वीक तक, शनिवार रविवार से इस योजना को शुरू करेंगे। 2 दिन इसलिए ले रहा हूँ कि 5 लोकसभा में 1 दिन शुरू करेंगे, 5 में 1 दिन शुरू करेंगे। इंटर डिस्ट्रिक्ट भेजेंगे लेकिन लोकसभा के अंदर रखेंगे।
हर विस्तारक को एक शक्ति केंद्र औसत रूप से 5 बूथ संभालने का काम देंगे। जो हमारा ये काम चल रहा है पन्ना प्रमुख का, इन सबको मिलना, जहाँ हो गया है उनको भी मिलना, जहाँ नहीं हुआ है वहाँ होने में मदद करना, जहाँ पोर्टल पर चढ़े हैं उनको मिलना, जहाँ नहीं चढ़े हैं वहाँ चढ़ने में मदद करना। एक तरह से हर बूथ पर ये गतिविधि को मजबूत करेंगे, कैटलिस्ट का काम करेंगे। स्थानीय कार्यकर्ता इनके साथ लग के वहाँ एक बड़ी योजना हमने रखी है, तो इसमें हम कहाँ तक पहुँचते हैं वो उस समय आपको साझा करेंगे, सफलता का लेवल क्या रहा, लेकिन एक बड़ा लक्ष्य लेकर चले हैं। और सितंबर फर्स्ट वीक से सेकंड वीक तक 7 दिन का समय सबका दान मांगेंगे। हर मंडल से 12-13 विस्तारक आएंगे, लगभग जाने के लिए उतने ही आए तो उतने जाएंगे। एक दिन की इनकी ट्रेनिंग रहेगी, उसके बाद जो है 6 दिन ये फील्ड में रहेंगे। इसके साथ साथ लाभार्थी संपर्क इसका खास विषय नहीं था, ऐसे आपको मिले बहुत दिन हो गए थे, केवल इसलिए बुलाए। शुरू नहीं किया ना, इसलिए नहीं किया। ये धन्यवाद। अध्यक्ष जी हम सबके बीच में हैं। ये स्वतंत्रता का पखवाड़ा चल रहा है, वैसे तो पूरा महीना है, देश की आज़ादी का महीना होता है तो सुनाते। हालांकि पिछला पूरा साल ही हमने अमृत वर्ष के रूप में मनाया है। तिरंगा यात्राएं हरियाणा में हुई हैं और पन्ना प्रमुख सम्मेलन हर विधानसभा के चल रहे हैं। इसके अलावा मेरा गांव मेरी माटी, मेरा देश मेरी माटी, ऐसा कार्यक्रम भी पार्टी की ओर से चल रहा है। ऐसी सब जानकारियां और समसामयिक विषयों पर बातचीत करने के लिए आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में हैं। सबसे दाईं ओर बैठे हैं श्री कृष्ण ढोल जी, आप सब जानते हैं, प्रदेश के हमारे पैनलिस्ट हैं पार्टी के। उनके बाईं ओर बैठे हैं आदरणीय श्री वरिंदर अग्रवाल जी, प्रदेश के सह कोषाध्यक्ष हैं। वरिंदर गर्ग जी प्रदेश के सह कोषाध्यक्ष हैं। पीछे संजय आहूजा जी बैठे हैं, हमारे प्रदेश के सह मीडिया प्रमुख हैं। और मेरे बाईं ओर बैठे हैं युवा मोर्चा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल राणा जी। आप सबका इसमें स्वागत है। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय अध्यक्ष जी से हम सबको संबोधित करें। सबसे पहले मैं आज भावपूर्ण श्रद्धांजलि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को अर्पित करते हुए अपनी बात, मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूं जो मुझे उनके कार्यकाल में पार्टी में काम करने का मौका मिला। मुझे प्रधानमंत्री थे, मैं पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी था और बहुत लगातार पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक, कभी उनके घर पे, कभी पार्टी कार्यालय पर, कभी देश के किसी हिस्से में, ऐसी छोटी बड़ी अनेक बैठकों में उनको नज़दीक से देखने का, सुनने का, बात करने का अवसर मिला। मैंने अपने जीवन में सर्वाधिक, जिसको एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है आजकल बहुत, जितने भी बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं, महान लोगों के लिए कहा जाता है प्रोएक्टिव, कि संसार के सब लोग प्रोएक्टिव हुए हैं। जो बड़े लोग हुए हैं, महान लोग हुए हैं, सामान्य लोग रिएक्टिव होते हैं। पूर्ण परफेक्शन के साथ उनको प्रोएक्टिव देखा मैंने, पूर्णता के साथ।
उनके बारे में कोई ये नहीं कह सकता था उन्होंने क्या कहा। बड़े से बड़ा व्यक्ति आके यही कहता था कि उन्होंने बड़े ध्यान से सुन लिया। और ये प्रोएक्टिव होने के लिए सबसे बड़ी बात होती है। तो ऐसी महान शख्सियत एक अच्छी पारी खेलकर और उनकी कविताओं ने भी, जहाँ उनकी उपस्थिति ने, उनके नेतृत्व ने अनेक मौक़ों पर बड़ी प्रेरणाएं दी। ऐसे उनकी कविताएं भी सदैव प्रेरित करती हैं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। आज भी हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रेरणादायी पंक्ति है, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। एक सपना टूटे तो दूजा गढ़े है, एक सपने के मर जाने से जीवन नहीं मरा करते हैं। इसी भाव को उन्होंने अभिव्यक्त किया। उनकी सर्वस्वीकार्यता थी, अजात शत्रु भी उनको कहा गया। और लगातार उनके निर्णय, उनके वन लाइनर, गजब के वन लाइनर होते थे। एक बार जब प्रधानमंत्री से निर्वृत्त हो गए थे तो एक पुस्तक उन पर कलेक्शन की थी विनय सहस्त्रबुद्धे जी ने, कि राजनीति के उस पार, और उसके लोकार्पण के लिए उनको बुलाया। उन्होंने कहा कि राजनीति के उस पार हो चाहे इस पार हो, मझधार में नहीं होना चाहिए। उसमें सारे वो भाषण थे जो राजनीति पर नहीं थे। कुछ बड़े मौके, जब किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया और इंटरेस्ट रेट 18 से 9% किया, उनके घर पे कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री निवास पर मुझे मंच संचालन का मौका मिला था। उस कार्यक्रम में किसान क्रेडिट कार्ड एक बड़ी शुरुआत थी। शहीदों का भी सम्मान जो कारगिल के बाद, उससे पहले अपनी जन्मभूमि पर वापस नहीं पहुंच पाते थे, वो भी उनके समय की बड़ी शुरुआत थी। तो उनके ऐसे पुण्य स्मृति के साथ इन दिनों में हमने तिरंगा यात्राएं की हैं। मेवात को छोड़कर 87 विधानसभाओं में तिरंगा यात्रा संपन्न हुई है। हमने इस बार तिरंगा यात्राओं का दायित्व तो सभी मोर्चों को दिया था। इन तिरंगा यात्राओं में 7 से लेकर 15 अगस्त के बीच में सबको करनी थी। 1.25 लाख युवा, महिला, किसान, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, क्योंकि अलग अलग को दायित्व सौंपा गया था। हर जिले में एक यात्रा युवा मोर्चा को थी, 20 जिलों में किसान मोर्चा को थी, 17 युवा, महिला और पिछड़ा वर्ग को थी। ऐसे कुछ यात्राएं प्रकोष्ठों को भी दी थी, 2-3 यात्राएं। तो एक अच्छी यात्राएं देशभक्ति के भाव से परिपूर्ण संपन्न हुई। और उसमें एक बहुत गजब की बात इस समय में हुई कि केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान किया, मेरा देश मेरी माटी। जितने भी शहीद परिवार हैं, शहीद हैं जिन परिवारों में, उन शहीदों की समाधि से, जहाँ समाधि नहीं है तो उनके परिजनों से पवित्र माटी का एक कलश अपने गांव से लेकर आएंगे। तो ऐसी पवित्र माटी इकट्ठी की गई है
अभी ब्लॉक अनुसार एक बड़ा कलश उसका बनेगा और बाद में अगस्त के अंतिम सप्ताह में ऐसी सूचना है कि एक कार्यक्रम दिल्ली में होगा जिसमें 7,500 कलश लेकर प्रतिनिधि पहुंचेंगे। हम भी अपने 311 मंडलों से कलश लेकर पहुंचेंगे और एक अमृत महोत्सव की स्मृति में ऐसे सब शहीदों की याद में एक अमृत वाटिका बनेगी। शायद 2-3 दिन के कार्यक्रम उसके चलेंगे, अभी पूरा स्वरूप आया नहीं है, जो जानकारी आई है उतनी मैं साझा कर रहा हूँ। इसी के साथ हर गांव तक 75 पेड़ भी पहुँचाने का काम किया है। जहाँ पंचायती दे शामला दे की ज़मीन है, पंचायत की ज़मीन है, गौचारण की है, वहाँ एक स्थान पर 75 पेड़। जहाँ ऐसा नहीं है तो गांव के जोड़ हैं, वहाँ कुछ कुछ मात्रा में जैसी जगह उपलब्ध होगी बांटकर 75 पेड़ भी लगाए जा रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूँ, उनको इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि हरियाणा से हमने एक कंसेप्ट शुरू किया था 17-18 में, ग्राम गौरव पट्ट। साढ़े 3,000 गाँव में उस समय ग्राम गौरव पट्ट लगे थे। उन्होंने अब उसको पूरे देश में शिला पट्ट शिला फलकम के नाम से सभी शहीदों के नाम लिखते हुए जो उस गांव के हैं, ऐसे विद्यालयों में या ऐसे सार्वजनिक जगह पर वो इस समय में लगाए हैं। तो हरियाणा की इस पहल को उन्होंने पूरे भारत में इस समय दोहराया। ये हमारे लिए बड़े गौरव के पल हैं और सभी शहीदों का सम्मान है। ये तो समय के साथ पब्लिक डोमेन में बहुत सारे शहीदों के नाम छुप जाते हैं, स्मृतियों में नहीं रहते, लेकिन अपने अपने गांव में उन वीरों के नाम इस प्रकार से अब संपूर्ण देश में रहेंगे तो उनकी गौरव गाथा वो हम सब कम से कम अपने गांव वासियों के हृदय में अंकित रहेगी। इसी समय विभाजन विभीषिका के कार्यक्रम भी हमने हर जिले में किए हैं। सरकारी कार्यक्रम भी फतेहाबाद में माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में, के सानिध्य में हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने भी हर जिले में मैं इसके लिए एक बात कहना चाहूँगा। मैं 2 बार इजराइल गया हूँ और इजराइल में एक म्यूजियम है जिसको होलोकास्ट म्यूजियम कहते हैं। उनकी हिब्रू भाषा में उसका नाम है याद वसम। दोनों बार उस म्यूजियम में गया, फिर कभी गया तो फिर जाऊंगा। जब मैं पहली बार गया 2010 में तो थोड़ा अजीब लग रहा था कि वो ज़मीन के नीचे बनाया हुआ था। तो मैंने पूछा, थोड़ा हम नीचे उतरे तो कि भाई ये कुछ नीचे बनाया हुआ है। तो जो गाइड ने कहा कि ये हमारे बुरे दिन थे और हम अपनी पीढ़ियों को बता के रखना चाहते हैं कि हमारे बुरे दिन थे। कोई समाज अगर इस बात को भूल जाता है, कोई कौम इस बात को भूल जाती है अपने बुरे दिनों को, तो बुरे दिन फिर से आ जाते हैं। हम अपनी पीढ़ियों को ये बुरे दिन भूलने नहीं देंगे। हम दुनिया में 1 करोड़ यहूदी थे, 60 लाख मार दिए गए थे सेकेंड वर्ल्ड वार के समय, 40 लाख बचे थे। हमने फिर से अपना देश 48 में बनाया और अब एक मजबूत कौम के रूप में हम खड़े हैं। हम बहुत अच्छे व्यापारी थे लेकिन लड़ाके नहीं थे। हमने अपने में पैदा किया लड़ना। लगभग 1 किलोमीटर
का गलियारा है, अलग अलग हॉल हैं साथ लगते हुए। दुनिया में जहाँ भी जिसकी कोई याद मिली वो ले आए, किसी का चश्मा ले आए, किसी की कुर्सी ले आए, किसी का कुर्ता ले आए, होलोकास्ट की जो ट्रेन लेके जाती थी जिस पर से उसकी पटड़ी उखाड़ लाए, डब्बे ले आए, छोटी छोटी वीडियोज हैं हर हॉल में। बहुत करुणा की यात्रा है उसमें से निकलना, दर्द की यात्रा है, बहुत पीड़ा में से गुजरता है व्यक्ति उसको देखते हुए, क्योंकि जुल्म ही जुल्म है। आखिरी कमरे में जब आए तो एक गोल इमारत है, खुला आकाश है, नीचे जल है, बीच में से खड़े होने की व्यवस्था है, चारों तरफ अलमीरा में पुस्तकें लगी हुई हैं लाल कपड़े में लिपटी हुई। उनमें उन सब लोगों के नाम हैं जो मारे गए हैं। जो गाइड थी वो जो बता रही थी कि मैं जब यहाँ खड़ी हूँ तो मैं अपने समस्त पूर्वजों के साथ खड़ी हूँ, मैं जब यहाँ खड़ी हूँ तो समस्त इजराइल के साथ खड़ी हूँ। वो जेस्चर मैं ज़िंदगी में शायद कभी भूल नहीं पाऊँगा, जिस शब्दों के साथ, जिस ऊर्जा के साथ उस नवयुवती ने कहा था। मुझे लगा कि यहाँ इजराइल बनता है। तो विभाजन की विभीषिका यही याद करने का वक्त है। गांधी जी ने कहा था विभाजन मेरी लाश पर होगा। लोग गांधी जी का भरोसा करते थे, लेकिन उन्हीं की पार्टी ने विभाजन स्वीकार कर लिया। 10 लाख लोग मारे गए, लाखों बहनों के साथ ज्यादतियां हुई, 8 करोड़ आबादी इधर से उधर हुई है, 12 करोड़ लोग प्रभावित हुए। सिरिल रेडक्लिफ नाम के वकील थे जिनको ये काम दिया था कि वो विभाजन की लाइन खींचे। कुछ सप्ताह का समय दिया गया था। वो पहले भारत कभी नहीं आए थे, उनके पास लेटेस्ट नक्शे नहीं थे, आबादी की जानकारी नहीं थी। उन्होंने एक हवाई सर्वे किया बंगाल का और पंजाब का, और नक्शे पर से लाइन खींच दी। फिरोजपुर की लाइन की स्टेशन की एक पटड़ी पाकिस्तान में और एक भारत में आ गई थी। इस पर 2013 में एक इंग्लैंड में नाटक भी खेला गया, द ड्राइंग लाइन। बाद में पता चला तो बोला एक तरफ कर दो। हुसैन वाला भी पाकिस्तान में चला गया था, बाद में 12 गांव दे के बदले में लिया। भगत सिंह का गांव भी पाकिस्तान में चला गया, बंगा। करतारपुर साहिब भी पाकिस्तान में चला गया। भगत सिंह के एक चाचा सरदार स्वर्ण सिंह जेल में मर गए थे। भगत सिंह के चाचा अरिजीत सिंह को देश निकाला दिया गया था। 39 साल देश से बाहर थे, इतने योग्य व्यक्ति थे। उस समय के राजनीतिज्ञ लोग कहते थे कि ये भारत के पहले राष्ट्रपति हो सकते हैं सरदार अरिजीत सिंह। पगड़ी संभाल जट्टा जैसा आंदोलन करने वाले व्यक्ति वो थे। 14 अगस्त को वो डलहौजी में थे रात को। देश में ये लाइन 17 अगस्त को बंटवारे की मिली, लेकिन 13, 14, 15 में सब समाचार आ रहे थे कौन कहाँ जा रहा है। जब उनको पता चला कि मेरा गांव पाकिस्तान में जा रहा है, 15 अगस्त 1947 को सुबह सरदार अजीत सिंह ने प्राण त्याग दिए इस दुख में कि जिस आज़ादी की लड़ाई के लिए मेरी 3 पीढ़ियाँ लड़ी थी, क्या मैं आज आज़ाद हूँ? क्या मेरा गांव आज़ाद है या मैं एक नई गुलामी में जा रहा हूँ? पंचपोल में उनका संस्कार किया गया। कभी जाओ तो उस वीर को नमन करके आना, वहाँ उनकी समाधि है। लोग कहते हैं कि भारत को आज़ादी विभाजन की कीमत पर मिली, और विभाजन की कीमत मैंने बताई कितनी बड़ी चुकाई है। सिरिल रेडक्लिफ से जब वहाँ के पत्रकारों ने पूछा, उनको सम्मान दिया गया था वहाँ बैठे इस काम के लिए कि आप कभी भारत पाकिस्तान वापस जाएंगे? उन्होंने कहा कभी नहीं जाऊँगा। बंगाल और पंजाब के 8 करोड़ लोग मुझे दरख्वास्त लेके ढूंढ रहे हैं, मैं उनको फेस नहीं कर सकता। मैं बहुत ऐसा काम करके आया हूँ। एक बार कुलदीप नैयर उनके घर पे मिले पत्रकार, उनसे पूछा उन्होंने कि आपने विभाजन कैसे किया?
उसमें से एक बात उल्लेखित होकर आई है कि लाहौर आपने वहाँ दे दिया, आबादी तो हिंदू ज़्यादा थी। उन्होंने कहा पाकिस्तान को कोई बड़ा शहर नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने लाहौर उधर दे दिया। इसलिए विभाजन की विभीषिका हर वर्ष अब हम मना रहे हैं कि अपनी कौम उस दर्द को भूल नहीं जाए, उस पीड़ा को। इसी समय हमारे पन्ना प्रमुख सम्मेलन चले हुए हैं। छप्पन पन्ना प्रमुख सम्मेलन हमारे हो गए हैं, 56। 65% पन्ना प्रमुख हमारे पार्टी के पोर्टल पर चढ़ गए हैं। 1,60,000 लोग इन पन्ना प्रमुख सम्मेलनों में उपस्थित हो चुके हैं। पिछले रविवार को 6 थे, अभी आने वाले रविवार को भी 3 हैं। हम अगस्त तक पूरा करने वाले थे, लेकिन अभी सितंबर में हमको जाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ बीच में चीज़ें ऐसी आई जो हमारे हाथ में नहीं थी। सरकार के 9 साल के कार्यक्रम आए तो थोड़ा हमको आगे बढ़ना पड़ा। अभी कुछ आज़ादी के इस पर्व के कार्यक्रम आए तो थोड़ा आगे बढ़ना पड़ा। अभी एक नया कार्यक्रम आ गया है जिसमें हमारे विधायक अल्पकालीन विस्तारक होकर जा रहे हैं। विधायक जा रहे हैं 1 सप्ताह के लिए विस्तारक। हरियाणा के 25 विधायकों की ड्यूटी लगी है, राजस्थान जाएंगे। 18 तारीख से जा रहे हैं। तो कुछ स्थानों के पन्ना प्रमुख हमको फिर थोड़ा आगे सरकाने पड़ेंगे, उनकी अनुपस्थिति में नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश ने भी एक आगामी कार्यक्रम अल्पकालीन विस्तारक का रखा है। 7 दिन का समय दे के आएंगे एक विधानसभा के लिए। 18 से जा रहे हैं। राजस्थान में इसी साल चुनाव है, उसके मद्देनजर भेजा जाएगा सर? हाँ, निश्चित रूप से 25 विधायकों की ड्यूटी लगी है, बाकी राज्यों की भी लगी है। एक विधानसभा में 1 सप्ताह का समय लगाएंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी जाएंगे सर? कुछ दूसरे राज्यों के लोग जाएंगे। हमारे जो में राजस्थान आया है। नहीं, सामान्यतः अभी मेरी जानकारी है कि एक विधानसभा एक को देखने के लिए मिलेगी सप्ताह भर का समय। हमने भी पार्टी में यहाँ एक अल्पकालीन विस्तारक योजना बनाई है। लक्ष्य लेके चले हैं कि हम 4,000 विस्तारक निकालें 1 सप्ताह के लिए। लक्ष्य बड़ा है, अचीवमेंट कितना होगा जब अचीव होगा तब बताऊंगा। सितंबर 1st वीक से 2nd वीक तक, शनिवार रविवार से इस योजना को शुरू करेंगे। 2 दिन इसलिए ले रहा हूँ कि 5 लोकसभा में 1 दिन शुरू करेंगे, 5 में 1 दिन शुरू करेंगे। इंटर डिस्ट्रिक्ट भेजेंगे लेकिन लोकसभा के अंदर रखेंगे। हर विस्तारक को एक शक्ति के अंदर औसत रूप से 5 बूथ संभालने का काम देंगे। जो हमारा ये काम चल रहा है पन्ना प्रमुख का, इन सबको मिलना, जहाँ हो गया है उनको भी मिलना, जहाँ नहीं हुआ है वहाँ होने में मदद करना, जहाँ पोर्टल पर चढ़े हैं उनको मिलना, जहाँ नहीं चढ़े हैं वहाँ चढ़ने में मदद करना। एक तरह से हर बूथ पर ये गतिविधि को मजबूत करेंगे, कैटलिस्ट का काम करेंगे। स्थानीय कार्यकर्ता इनके साथ लग के वहाँ एक बड़ी योजना हमने रखी है। तो इसमें हम कहाँ तक पहुँचते हैं वो उस समय आपको साझा करेंगे, सफलता का लेवल क्या रहा। लेकिन एक बड़ा लक्ष्य लेकर चले हैं और सितंबर 1st वीक से 2nd वीक तक 7 दिन का समय सबका दान मांगेंगे। हर मंडल से 12-13 विस्तारक आएंगे। लगभग जाने के लिए उतने ही आए तो उतने जाएंगे। एक दिन की इनकी ट्रेनिंग रहेगी और उसके बाद जो है 6 दिन ये फील्ड में रहेंगे।
इसके साथ साथ लाभार्थी संपर्क और किसी प्रकार की कठिनाइयाँ लोगों को सरकार की योजनाओं में आ रही हैं तो उसके लिए भी ये सहयोग करेंगे। उसकी जानकारी देना, उसके लिए कैसे ठीक हो सकता है वो बताना। पहले इनकी एक फुल डे ट्रेनिंग होगी, करना क्या है, पूरे 6 दिन का टास्क मिलेगा। सूचियाँ बन रही हैं, काफ़ी बन गई हैं। सर, तारीख निश्चित हो गई है कि राजस्थान कब भेजा जाएगा? राजस्थान का 18 से 18 सितंबर में, यही 18 यही 18 यही 18। अल्पकालीन कार्यकारिणी में कौन जा रहे हैं, उसमें कौन जा रहे हैं? अल्पकालीन जो सप्ताह के सितंबर के फर्स्ट वीक में शुरू होती जा रही है। सितंबर फर्स्ट वीक मतलब शनिवार रविवार 9-10 से शुरू करेंगे। इसमें जाएंगे कौन? जो मंडल की कार्यकारिणी में है, जिले की कार्यकारिणी में है, मोर्चों की कार्यकारिणी में है, प्रदेश की कार्यकारिणी में है, जो भी 7 दिन का समय दान करने के योग्य लोग होंगे, इच्छुक होंगे, पार्टी के कैडर के होंगे, वो जाएंगे। विस्तारक के नाम अल्पकालीन विस्तारक, केवल 1 सप्ताह का समय, 1 दिन ट्रेनिंग, 6 दिन का समय लेंगे। 6 के 6 दिन ये वहीं उसी क्षेत्र में रुकेंगे जो इनको अलॉट होगा। तो ऐसा एक अभियान अल्पकालीन विस्तारक का ये करने वाले हैं। मुझे लगता है कि जिस काम को हम लेकर चले हैं, जब मैंने शुरू में कहा था अध्यक्ष बनते ही कि मैं संगठन को एक अलग लेवल पर हरियाणा में ले जाने का काम करूंगा, क्योंकि 2014 में हमारी सरकार मोदी जी की लहर में बनी, संगठन हमारा उतना बड़ा नहीं था। हम बूथ कमेटी, पन्ना प्रमुख, ये अभी हम उस पर आए हैं। जिलों में थे, मंडलों में थे, शक्ति केंद्र की भी हम सूचियां बनाते थे, लेकिन बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे नहीं था। अब शक्ति केंद्र भी हमारे 4400 के 4400 बिल्कुल तयशुदा एरिया है, तयशुदा व्यक्ति है, उसका सहयोगी भी है, उनकी ट्रेनिंग भी करते हैं। अब हमारे त्रिदेव भी बूथ अध्यक्ष, BLA 2 और बूथ पालक, वो भी सब पोर्टल पर हैं। और अब पन्ना प्रमुख भी मैंने बताया कि 2.25 लाख 65% पन्ना प्रमुख हमारे पोर्टल पे आ गए हैं। 56 विधानसभा की ट्रेनिंग हुई है, वो सम्मेलन हो गए हैं, 1,60,000 लोग उसमें उपस्थित हो गए हैं। और इसी संगठन के सामर्थ्य के कारण से हम, जब केंद्र ने हमको रैलियां सौंपी 9 साल का कार्यकाल होने पर, तो 18 से 30 के बीच में 9 रैलियां करने में हम सफल हुए, एक दिन में 3 करने में भी सफल हुए। उसके साथ 3 पन्ना प्रमुख भी थे। यानी संगठन का सामर्थ्य है वो उस प्रकार का खड़ा करने में हम कामयाब हुए हैं। तो निश्चित रूप से एक मैं कहूँगा कि जिस लक्ष्य को लेकर चले थे उस पर आगे बढ़ रहे हैं। अभी समय है और यात्रा अभी बाकी है मेरे दोस्त। 2014 में तो मोदी की लहर में आ गई थी, 19 में किसकी लहर में आई थी? 19 में मोदी जी की लहर भी, जो सरकार ने मोदी जी के ने काम किए, उस कामों का भी लोगों के मन पर अच्छा प्रभाव, उपलब्धियाँ नहीं, हरियाणा में भी मैं कहूँगा, हरियाणा में भी जो है काम किए उसका भी लोगों को उसके मन पे अच्छा हुआ, इसलिए दूसरी बार मौका मिला। 24 में मोदी जी के नाम पे चलेंगे? बिल्कुल मोदी जी के नाम पे भी चलेंगे। उस समय मैं कहूँगा कि त्रिवेणी उसको मैं कह सकता हूँ, माइक्रो लेवल पर उपलब्धियाँ, देश का सम्मान बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है, मेड इन इंडिया में आगे भारत बढ़ा है, सुरक्षा दृष्टि से मजबूत हुआ है, वैश्विक मान्यता बढ़ी है। ये मैक्रो लेवल की उपलब्धि, इकोनॉमी 5वें नंबर पर आई है, ये मैक्रो लेवल की उपलब्धियाँ। माइक्रो लेवल की उपलब्धियाँ, सबको वैक्सीनेट किया गया है, घर घर शौचालय बने हैं, रसोई गैस पहुँची है, घर नल से जल पहुँच रहा है, जन धन के खाते खुले हैं, ये माइक्रो लेवल की उपलब्धियाँ। चिरायु कार्ड बना है, आयुष्मान के कार्ड बने हैं, सोशल सिक्योरिटी अच्छी हुई है। इन सब चीज़ों के कारण से माइक्रो लेवल पर उपस्थिति। और तीसरा है संगठन।
संगठन का ढांचा जैसे पहले गुजरात राज्य में था, मध्य प्रदेश में था, हम अपने राज्य में भी संगठन का ढांचा उतना अच्छा कर रहे हैं। तो इस सब को मिलाकर सबके इम्पैक्ट से आज आप मेवात गए हुए थे डेलीगेशन लेकर के, वहाँ पर आपने क्या देखा, वहाँ पर क्या रिपोर्ट आपको मेवात से मिली? देखिए, मैं मेवात के बारे में आपको ये कहना चाहूँगा कि मेवात में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव लगातार बढ़ रहा था। हमने सिंबल पर चुनाव लड़ा था मेवात में और 7 कमल के फूल पर हम पार्षद जीत कर आए थे। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जिला परिषद के बीजेपी के बने। मेवात में जितनी नगर पालिका हैं सब हम जीते थे। नू, फिरोजपुर, जिरका, उन्हाना सब हम जीते। जाकिर हुसैन जी का पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ था, कोई 1.5 महीना हुआ होगा, आप लोगों ने कवर भी किया था, मैं स्वयं गया था। 50% मेव बंधु उस सम्मेलन में पन्ना प्रमुख बनकर थे उपस्थित। 3000 में 1500। वहाँ KMP बना हमारी सरकार के समय में, ऑर्बिटल ट्रेन का काम चल रहा है, जयपुर वाला हाईवे बना, IMT बन रही है, वाटर मैनेजमेंट पीने का भी और सिंचाई का भी अच्छा हुआ है। लेकिन कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं थी। कुछ पार्टियों ने जिस तरह के उनके सब वीडियो जब आ गए हैं, आप पार्टी के व्यक्ति के खिलाफ तो FIR भी हुई है 302 की, और उन्होंने जो वर्षों से चलते हुए ब्रजमंडल की यात्रा थी, उस यात्रा पर हमला बोला गया तयशुदा कुछ लोगों ने। सरकार उन पर कार्रवाई कर रही है, उनको बख्शेगी नहीं। लेकिन मेवात में हमेशा एक भाईचारा रहा है, अमन चैन रहा है, दोनों पक्ष उसके पक्ष में है। मैं गया तभी भी दोनों पक्षों के लोग मुझे मिले थे। सबकी आकांक्षा अपेक्षा यही थी कि मेवात का भाईचारा इसी प्रकार से बहाल हो। दोनों ही पक्ष ये चाहते थे कि जो गलत करने वाले लोग हैं उनको सजा मिले। आज जो है वाजपेयी जी को आप याद कर रहे हैं, और जिस तरह से मेवात में घटना घटा, बुलडोजर चला, आपको लग रहा है कि वाजपेयी जी के आदर्श पे आप लोग चल रहे हैं? और वाजपेयी जी अगर आज होते तो फिर बोलते कि राजधर्म ही हो? देखिए, राजधर्म निभाना ही काम है, और अवैध कुछ हुआ है या आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल हैं और अवैध भी कर रहे हैं, तो गलती करने वालों को दंड देना भी राजधर्म ही है। कोई निर्दोष को कोई सजा नहीं हो, गलती करने वाले को जरूर मिले, ये राजधर्म ही है। आपने जो है भाषण में कहा था सूरजकुंड में कि ये एक विपक्षी पार्टियों की साजिश हो सकती है, और आपने जो है जैसे आम आदमी पार्टी का नाम भी लिया। अभी तक पुलिस ने या नहीं, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी, भाई मैं अभी फिर से नाम ले रहा हूँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि कोई तय करके किया है। अभी तक क्या वजह है कि कोई गिरफ्तारी नहीं? काफी गिरफ्तारी हुई है। अध्यक्ष, एक जानकारी के अनुसार कुछ NGO और सोशल कार्यकर्ताओं ने ये घटना होने से पहले CID रिपोर्ट और कुछ कार्यकर्ताओं ने आपकी पार्टी के लोगों को बता दिया था कि मेवात में नू एरिया में कुछ जमघट हो रहा है, इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। और वो सारी CID होने के बाद संगठन को भी पता था, सब लोगों को पता होने के बावजूद भी जो हालात हुए मेवात के बड़े दर्दनाक हुए हैं। अभी भी गिनती चुन चुन के जो पकड़े जा रहे हैं कार्यकर्ता, उनके लोग पूरी संख्या से वो एक्शन क्या नहीं होती। देखिए, जिस मामला खान ने विधानसभा के अंदर कहा कि अगर कोई आएगा तो प्याज के छिलकों की तरह उधेड़ दिया जाएगा, सेम उन्होंने वो कर दिखाया। अभी तक बीजेपी पर क्यों नहीं एक्शन में आई सरकार, क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? देखिए सरकार, कांग्रेस के किन नेताओं को मानते हैं इसके जिम्मेदार जो नू हिंसा हुई है? देखिए सरकार सब तक पहुंचेगी, और इस को भड़काने में जिनका भी योगदान है सरकार लगी हुई है। पुलिस की जानकारी तो पुलिस देगी, लेकिन एक सामान्य जो है संगठन के नेता के नाते जो जानकारी हो मैंने आपसे साझा की। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने भड़काया? निश्चित रूप से। ये तो आपको कैसे पता चल गया? नहीं, ये तो बाद में सब वीडियो जो आए हैं। सरकार तो अभी तक बताई कि भाई जांच ही नहीं कर पाएगी। नहीं, जांच भैया, पुलिस FIR हो रही है, वीडियो जो आए हैं, FIR हुई है आप आदमी के पिता के खिलाफ। सरकार ने अभी तक तो ये तय नहीं कर पाई कि कौन, जो अपराध करने वाले लोगों को पकड़ा जाए। घटना
साजिश जो रच रही है वहाँ तक पहुँचेंगे धीमान जी, वहाँ तक सब पहुँचेंगे। उनके बयानात हैं। नहीं भैया, उनके साजिश रचना एक पॉइंट आप भी मानते हैं कि साजिश रची की सरकार नाम की बिना साजिश के ये घटना नहीं हो सकती। साजिश थी तो सरकार नाम की चीज कहाँ थी? नहीं, निश्चित रूप से आपका सवाल वाजिब है, लेकिन ये माना गया था, ये समझ रहे थे सब लोग कि एक सामान्य पुलिस व्यवस्था किसी दंगे का बलवे का अंदेशा नहीं था। ये था कि एक सामान्य व्यवस्था की पुलिस वहाँ थी और उस नाते से जो बलवा हुआ, हमला हुआ, यात्रा पर हमला होगा, ये यात्रा पर जो हमला हुआ, ये उसके बाद उसको संभालने का जो सारा काम हुआ, उसके बाद आपका सारा जानकारी में सही नहीं हो पाया, मतलब पूर्व आकलन जैसा आकलन इस प्रकार का नहीं था कि हमला हो जाएगा यात्रा पर। ये प्रशासन को आकलन नहीं था, किसको आकलन नहीं था? बीजेपी को आकलन नहीं था? बीजेपी तो एक पार्टी है भाई, ये तो किसको आकलन नहीं था कि सही नहीं? धीमान जी, ये आकलन तो सरकार को, पुलिस प्रशासन को, उन्हीं को चाहिए होता है। आप दो सवालों को मिक्स मत करिए। पुलिस प्रशासन के सवाल पुलिस प्रशासन से करिए, मेरे सवाल मेरे से करिए। क्योंकि आप कह रहे हैं कांग्रेस ने या कोई और नेता भी सरकार ने नहीं कहा, पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इसलिए कह रहे हैं कि एफआईआर हुई है आप पार्टी के नेता के खिलाफ, बयानात हैं कांग्रेस के नेताओं के, वहाँ के स्थानीय लोगों के भी उस प्रकार के वीडियोज आए हैं और वो उन्हीं के आधार पर हम कह रहे हैं कि इसमें शामिल हैं, क्योंकि उनको मेवात की तरक्की और भारतीय जनता पार्टी का बढ़ना वहाँ पसंद नहीं था। जैसा आपने कहा कि आपका मेवात में संगठन बहुत मजबूत है, उसमें मोमडन भी शामिल है, हिंदू भी शामिल है। इतने दिन से ये सारी साजिश रची जा रही थी, पत्थर जमा किए जा रहे थे, क्या आपके संगठन की तरफ से तो जानकारी नहीं आई थी? नहीं, जानकारी होती तो निश्चित रूप से हम आपको पहले से बताते। जानकारी तभी हुई जब हमला हुआ, तब मैसेज आए, तब डीजीपी अग्रवाल जी। भैया एक ही विषय को इतना खींचने का लाभ नहीं है, आप लोग बात पूछा, मैंने बता दिया। जानकारी हमको तब मिली, तब हमने बताई, और अग्रवाल जी को भी मैंने बात की, अनिल विज जी को भी बात की, मुख्यमंत्री जी को भी बात की। आपको संगठन के किसी कार्यकर्ता ने नहीं बताया? क्योंकि आपके जो मेरे संगठन के कार्यकर्ताओं ने हमला होते ही बताया, उससे पहले जानकारी, उससे पहले जानकारी नहीं थी मेरे को। जब हमला हुआ तो नरेंद्र पटेल जी का फ़ोन भी मुझे आया, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के भी आए, अन्य कार्यकर्ताओं के भी आए। लगातार हम आपस में टच में थे और सब जानकारियां हमने संगठन के नाते से प्रशासन को, डीजीपी को, मुख्यमंत्री को। भैया यहाँ कोई टेबल टेनिस थोड़ी खेल रहे हैं, आपका सवाल किया मैंने जवाब दे दिया, ये थोड़ी, या ना कोई जय विजय जय पराजय है, ऐसे मत करिए। जो बात है, जितनी मैंने जानकारी देनी थी, मेरे पास जानकारी थी, मैंने दी है। एक आपने अधिकारियों से बात की, गंभीर विषय है, इसको इतनी लाइटली हम पास ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मंत्री भी रह लिए हैं। धीमान जी, जो जानकारी मैंने थी, मेरे पास थी, उतनी जानकारी मैंने आपसे साझा की है। मुझे जानकारी हमला होने के बाद मिली अध्यक्ष के नाते। जो ही मुझे जानकारी मिली, अनिल विज जी से एक नहीं अनेक बार, मुख्यमंत्री जी से, डीजीपी साहब से भी बराबर मेरी बातचीत हुई है, चीज़ को संभाला जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें 1:30 बजे मिली, आपने भी कहा हमला होने के बाद मिली, लेकिन प्रशासन से नहीं मिली जानकारी, न पुलिस प्रशासन ने मिली। आपको आपके कार्यकर्ता ने दी, जजपा को उनके कार्यकर्ता ने दी, और विज साहब को भी किसी प्राइवेट व्यक्ति जो मंत्री फंसा। ये बहुत गंभीर बात है कि पुलिस थी वहाँ पर, प्रशासन था, सीआईडी थी, क्या किसी का जिम्मेवार नहीं थी कि मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को या आपको कुछ सूचना या जानकारी? ये सवाल आपका प्रशासन से करने का है, वहाँ करिएगा। मुझे जो जानकारी थी वो मैंने साझा की। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जिक्र किया कि ब्लू हिंसा की साजिश रचने वाले ये लोग थे, ये साजिश पे हो गया। आपने एक और बयान दिया कि ब्लू हिंसा को भड़काया भी लोगों ने, कि एक हुई साजिश, हिंसा से पहले की साजिश रची, और जब हिंसा हो गई उसको और उग्र रूप देने के लिए भी इन्हीं लोगों का योगदान। देखिए, उसके बाद की तो सब वीडियो, सब जानकारी आपके पास में है, वो एक एक चीज़ अब आ गई है, छुपी हुई नहीं रही है, आप सबकी जानकारी। सर एक सवाल था सर, आपने तमाम वीडियो देखे होंगे, हो गया, आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो। इससे छोड़ के तमाम वीडियो आपने देखे होंगे,
नहीं, समुदाय पे आरोप लगा, उन्होंने आग लगाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसी समुदाय के लोग गिरफ्तार कर, दूसरे समुदाय के लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं और तमाम ऐसे वीडियोज आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि हम ही मार खाए, हमारे ऊपर ही गोलियां चली और हमें ही पुलिस गिरफ्तार कर रही है। आखिर ये कैसा न्याय है? हमारी सरकार होते हुए हमें ही न्याय के लिए आवाज उठानी पड़ रही है। देखिए जो आज बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार, सरकार सबकी होती है, सरकार को पक्ष में मत करिए ऐसे। आपका ये बयान जो है ना वो अलग तरह का बयान है, सरकार सबकी होती है। जो आपने ये राजस्थान के बारे में जो 25 विधायकों का सिलेक्शन किया है वो किस आधार पे किया है? क्या उनकी परफॉर्मेंस किस टाइप का, मतलब आपने क्या लिया कि कौन से विधायक जाएंगे, कैसे सिलेक्शन किया, कोई उनका पैमाना तो बनाया? नहीं, सारे अच्छे विधायक हैं जिनके पास समय था, हमने समय का पूछा, जिन्होंने समय का देने का आग्रह किया दिया जिन्होंने, उन सबको भेजा। तो उसमें मंत्री कितने जाने हैं? ज़्यादातर विधायक ज़्यादा हैं, मंत्री कम है। आपको सूची दे देंगे। विश्व हिंदू परिषद जो है दोबारा से 28 अगस्त को ब्रजमंडल यात्रा निकालने की बात कह रही है और सूचना ये भी है कि यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। किस तरीके से देखते हैं ऐसे माहौल के बाद एक बार फिर से जो है वो ये चीज़ें, ये बात समाज और प्रशासन तय करेगा। बीजेपी का सर इसमें क्या? अभी बीजेपी का इसमें नहीं है, समाज जो तय करेगा, प्रशासन जो तय करेगा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। जो रणदीप सुरजेवाला ने बयान दिया और वो पार्टी के खिलाफ बयान दिया, क्योंकि आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, कोई डिफेमेशन केस करेंगे या कोई हाईकोर्ट जाएंगे, कुछ करेंगे ऐसा? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि लोकतंत्र में जनता राम है। वैसे भी हमारे समाज में एक परंपरा है जनता को जनार्दन कहने की, गांव को राम कहने की। और ऐतिहासिक परिणामों से हम देखेंगे तो पहला प्रतिनिधि भरत था जिसको राम ने अपना प्रतिनिधि बनाया था। शब्द भी है रामायण में इस्तेमाल का कि मैंने अपना राज्य वापस लिया, तुम जाओ 14 साल तक मेरे प्रतिनिधि के रूप में काम करो, मैं वापस आकर अपना शासन ले लूँगा। भरत मिलाप के समय चित्रकूट में ये वार्ता है। अब 5-5 वर्षों के लिए जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और ऐसे जनता जनार्दन के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल, ये मोहब्बत की दुकान है या नफरत की दुकान है? बोर्ड मोहब्बत की दुकान का है, माल नफरत की दुकान का है। मैंने तो अपने वक्तव्य में यही कहा जब आप लोगों ने पूछा कि जाको मैं दारुण दुख देऊं ताकि मति पहले हर ले। शायद उनकी मति हर ली है, उन पर संगत का असर हो गया है, सोबते असर। कहीं पार्लियामेंट में बोलते हुए शब्दों का इस प्रकार का इस्तेमाल कि भारत माता मर गई है, भारत माता अजर अमर अविनाशी है। 140 करोड़ भारतीय के हर एक के हृदय में भारत माता बसती है। यूनान, रोमा, मिस्र सब मिट गए जहाँ से कि कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं। हम घायल हो सकते हैं, पीड़ित हो सकते हैं, दर्द में हो सकते हैं, लेकिन अमरत्व है भारत माता का। तो इस तरह की शब्दावली वहाँ हमने पार्लियामेंट में देखी, यहाँ कुरुक्षेत्र में इस प्रकार की शब्दावली देखी। मुझे लगता है कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण शब्द हो नहीं सकते। और ये बीजेपी को नहीं कहा, केवल जन को कहा है, जनार्दन को कहा है, जनरूपी जनार्दन को कहा है। और मुझे लगता है कि जनता ऐसे वक्तव्य देने वालों को कभी माफ़ करेगी। जनता सब कुछ बर्दाश्त करती है, लेकिन इस प्रकार, क्योंकि लोकतंत्र में इस प्रकार के वक्तव्यों को कभी माफ़ नहीं किया जाता। उनको पीड़ा हो सकती है, दर्द हो सकता है कैथल का, जींद का, लेकिन अपने व्यक्तिगत दर्द को इस प्रकार से, जब आशीर्वाद मिलता था तो इसी जनता का मिलता था, जब जीतते थे तो इसी जन के आशीर्वाद से जीतते थे। जन जिस समय जिसको योग्य मानता है उसको आशीर्वाद देता है। कुछ समय आशीर्वाद नहीं मिला तो आपकी वाणी में कटुता आ गई, मर्यादा भूल गए। मैं एक इसी समय के एक उल्लेख करना चाहता हूँ। बहुत भावपूर्ण एक बात है। जब भरत वापस लेने के लिए राम को आए थे तो कैकेयी भी साथ आई थी, और कैकेयी को मन में लग रहा था अपराध बोध, इसलिए कैकेयी ने राम से पूछा कि राम मुझे क्या मानते हो? बोला माँ मानता हूँ। तो बोला माँ मानते तो मेरा कहना मानकर वापस चलो।
तो राम ने कहा कि माँ, ममता की कीमत मांग रही हो? समझने की बात है। मर्यादा है हर किसी की, मां की भी मर्यादा है, पुत्र की भी मर्यादा है, पिता की भी मर्यादा है।